नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको हेल्थ आरजे। मोस्ट वैल्यूबल सीरीज जो कि अपन अमरसन के लिए चला रखे थे इस टाइम, उसी के क्रम में एक नई सीरीज जो कि माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल को कवर करने वाली है, हम लेकर आए हैं आपके लिए। उस सीरीज का नाम है माइक्रो कंट्रोल एग्जाम सीरीज। ठीक है, तो इसके अंदर अपन जो एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल के, उन सभी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सीरीज के साथ भी आप लगातार जुड़ जाइए। तो इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। ठीक है, तो चलते हैं हम आज के नए एपिसोड में। लेट्स गो। हाँ, तो गाइस हम बात करने वाले आज अपने नए टॉपिक डिसइंफेक्शन एंड स्टेलाइजेशन। डिसइंफेक्शन और स्टेलाइजेशन क्या होते हैं, ये वाला टॉपिक आप माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी पढ़ पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले अपन इसकी समरी देख लेते हैं कि अपन को इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसकी बात करूँ मैं कि इसमें पढ़ना अपन को क्या क्या है, तो सबसे पहले अपन को इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ठीक है, सबसे पहले स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन की होता क्या है ये, डेफिनेशन देखेंगे डिसइंफेक्शन की, टाइप्स देखेंगे कितने टाइप्स का होता है, किस प्रकार का होता है। ठीक है, और फिर स्टेलाइजेशन को देखेंगे अपन, डेफिनेशन उसकी, फिर स्टेलाइजेशन के डिफरेंट मेथड देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर यूज एंड एडवांटेज ऑफ स्टेलाइजेशन। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक अपन आज ठीक है डिस्कस करने वाले हैं ये अपन। ठीक है, चलते हैं आगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, या बोले तो इंट्रोडक्शन ही एक तरह से कि क्यों अपन इन चीज़ों को काम में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बात करूँ मैं सबसे पहले, देखो एम ऑफ स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित होते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार होते हैं, किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, फॉर कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन एंड कंटामिनेशन के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपन इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखो, द एम ऑफ स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन इज टू रिमूव, देखो क्या उद्देश्य है स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का, टू रिमूव और डिस्ट्रॉय, कि हटाना या ख़त्म करना, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एनी सरफेस एंड एनी मीडियम, कि किसी भी मीडियम या सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाना या उनको नष्ट करने के लिए अपन स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन टेक्निक काम में लेंगे। अब स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में फ़र्क क्या है, ये भी चीज़ अपन चेक कर लेंगे कि स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन इज डिफरेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से अलग है। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या, कुछ माइनर सा डिफरेंस है, वो आपको याद रखना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन डिसइंफेक्शन की। ठीक है, मैं पहले आपको मोटे मोटे शब्दों में बता देता हूँ कि क्या इन दोनों में फ़र्क होने वाला है, डिसइंफेक्शन और स्टेलाइजेशन में। देखो डिसइंफेक्शन में क्या करना है कि अपन उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रिमूव करेंगे। स्टेलाइजेशन में भी सेम चीज़ करेंगे अपन कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे या उसको किल कर देंगे, लेकिन स्टेलाइजेशन के अंदर उसका जो स्पोर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्पोर होता है। स्पोर क्या होता है, एक जेनेटिक संरचना होती है जो कि अगली पीढ़ी की एक लिंक होती है। ठीक है ना, तो अगली पीढ़ी को ये दर्शाती है। तो अब स्टेलाइजेशन के अंदर क्या होता है, इसको भी नष्ट कर दिया जाता है, तो आगे कोई चांस ही नहीं बचता है। और डिसइंफेक्शन के अंदर क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको नष्ट तो कर दिया जाता है लेकिन उसके स्पोर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, स्पोर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसमें। ठीक है ना, तो वो फर्दर कुछ टाइम बाद में वो वापस इन्फेक्शन होने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अपन ठीक है, रिटर्न में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ डिसइंफेक्शन, कि ए प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज रिमूव और न्यूट्रलाइज, मतलब या तो हटा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, फ्रॉम एनी सरफेस और मीडियम, दैट इज नोन एज डिसइंफेक्शन। ठीक है ना, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी सरफेस या मीडियम से रिमूव करना या उसे कम करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, डिसइंफेक्शन। आगे, इन दिस प्रोसेस दोज एजेंट आर यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन विच इज़ कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट्स, कि डिसइंफेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें जो भी एजेंट्स अपन काम में लेंगे उनको डिसइंफेक्टेंट्स कहेंगे। ठीक है, आगे चलें कि बाय दिस इन्फेक्शन प्रोसेस ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी किल्ड और दिस इन्फेक्शन इज नॉट एबल टू रिमूव इट्स स्पोर। कहने का मतलब किल्ड, कैन नॉट बी किल्ड इसलिए बोला इसने क्योंकि वो स्पोर उसके जीवित बचे रह जाते हैं। तो इसका मोटा मोटा अर्थ यही समझ के रखो आप डिसइंफेक्शन का, कि बस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ने से या तो रोकेंगे या उनको उस जगह से हटा देंगे। ठीक है ना, लेकिन उसके स्पोर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, नॉट एबल टू रिमूव इट्स स्पोर, वो वैसे के वैसे बने रहेंगे। ठीक है, ये होता है डिसइंफेक्शन। अब बात करें अपन
आगे टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन की, तो इसमें आता है एक एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक क्या होता है, या आपने कई लोगों ने यूज भी लिया होगा, घर में किसी को देखा होगा या अपने आसपास देखा होगा कि एंटीसेप्टिक जो अपन चोट वगैरह लग जाती है तो उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको कोई ट्यूब वगैरह, कोई सॉल्यूशन, कोई जेल टाइप का कुछ ट्यूब वगैरह दी गई होगी डॉक्टर हॉस्पिटल से, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है एंटीसेप्टिक के बारे में, इट इज़ ए केमिकल विच कैन बी अप्लाई ऑन लिविंग टिश्यू, ठीक है ना। ये केमिकल होता है एक प्रकार का जो कहाँ काम में लिया जाता है, लिविंग टिश्यू के ऊपर ये काम में लिया जाता है, ठीक है ना, जब वो कुछ डैमेज हो जाता है वहाँ से। इट इज़ प्रिवेंट टिश्यू और स्किन फ्रॉम इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन से दूर रखता है टिश्यू और स्किन को, ठीक है ना। तो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि क्या वाली चीज़, मतलब ये वाली चीज़ आपने कभी ना कभी देखी होगी, चोट लग जाती है तो इस तरीके से आपने भी खुद के ऊपर अप्लाई किया होगा इसको, ठीक है। तो ये होगा एंटीसेप्टिक। बात करें अपन दूसरे टाइप्स की, डीकंटामिनेशन। देखो कंटामिनेशन का मतलब होता है एक तरह से इन्फेक्शन या कुछ गंदगी, ठीक है ना, कंटामिनेटेड हो जाना। डीकंटामिनेशन का मतलब होता है उसको हटाना, ठीक है ना। तो ये भी डिसइंफेक्शन का एक टाइप है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म इज रिमूव और न्यूट्रलाइज फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, सरफेस और पर्सन, कि किसी भी सरफेस या पर्सन के ऊपर से ऑर्गेनिजम्स को हटाना या न्यूट्रलाइज करने की जो प्रक्रिया होती है वो डीकंटामिनेशन के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। तो ये देखा होगा जैसे कि या कोरोना के टाइम पर भी आपने देखा होगा अपनी बॉडी के ऊपर जो एल्कोहल वगैरह, आप स्प्रिट वगैरह अप्लाई करते थे, ठीक है ना, क्यों करते थे, ठीक है ना, वो डीकंटामिनेशन के लिए किया जाता था, ठीक है। कभी ऑफिस या किसी लैब वगैरह में भी ये वाली चीज़ अब अप्लाई की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाने के लिए, ठीक है ना, या उनके प्रभाव को कम करने के लिए वहाँ पर, ठीक है, ताकि वो अपनी इफेक्ट दिखा नहीं पाए वो वहाँ पे, ठीक है। डीकंटामिनेशन दिख रहा होगा डायग्राम में ये जो लगा रहा है, ठीक है ना। बात करते हैं अपनी फ्यूमिगेशन, ठीक है ना, थर्ड टाइप है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन आपने जनरली कुछ गाँवों में या अपने मोहल्ले में देखा होगा, कुछ गाड़ियाँ आती है धुआं धुआं सा करके चली जाती है, क्या होता है वो, तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच डिसइंफेक्टिंग एनी एरिया बाई फ्यूमिगेशन, धुआं सा छोड़ी जाती है उसके द्वारा भी, फ्यूमिगेशन के द्वारा भी क्या किया जाता है, डिसइंफेक्टिंग किया जाता है, मतलब इन्फेक्शन को रोका जाता है किसी एरिया के अंदर, ठीक है ना, फ्यूम के द्वारा। तो ये वाली चीज़ भी आपने देखी होगी, ठीक है। बात कर लेते हैं अपन अब स्टरलाइजेशन की। स्टरलाइजेशन क्या होती है, एक अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। और बात कर रहा हूँ मैं जैसे ये सब डॉक्टर्स के लिए या नर्सिंग के लिए, या कहने का मतलब हॉस्पिटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, ठीक है ना, किसी भी पर्सन के लिए। एक डेली लाइफ की भी बात करें तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें इसके अंदर अपन, स्टरलाइजेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिमूव्ड और किल्ड फ्रॉम एनी सरफेस और मीडियम। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, कंप्लीटली रिमूवल, कंप्लीटली रिमूवल, ठीक है ना, तो कंप्लीट रिमूव कर देता है, किल कर देता है, मार देता है। बाय दिस प्रोसेस स्पोर्ट्स कैन ऑल्सो किल्ड और रिमूव, ठीक है ना, स्पोर्ट्स भी इसके द्वारा अपन मार सकते हैं, हटा सकते हैं। दिस मेथड इज कम्प्लीटली किल्ड और रिमूव ऑल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कंप्लीटली हटा देता है वहाँ से। तो दिस इन्फेक्शन से स्टरलाइजेशन थोड़ा सा बेटर माना जाता है, ठीक है। बात करें अपन आगे डिफरेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन की, क्या क्या मेथड होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टरलाइजेशन का, कि क्या क्या मेथड अपन स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। कई मेथड्स को आपने अपने अपने आसपास देखा भी होगा। चलते हैं अपन आगे, ठीक है। जी हाँ, स्टरलाइजेशन के मेथड्स की बात करूँ तो मैं दो मेथड्स अपन को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, फिजिकल और दूसरा केमिकल, ठीक है। फिजिकल मेथड, दूसरा मिलेगा अपन को केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में कौन कौन से आते हैं, फिजिकल मेथड की बात करूँ मैं तो ये टेबल आपको याद रखनी है। फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, इसमें तीन प्रकार से अपन देखेंगे फिजिकल मेथड्स को। एक तो हीट स्टरलाइजेशन, हीट के द्वारा, एक होता है फिल्ट्रेशन के द्वारा, और अपन लास्ट में देखेंगे रेडिएशन के द्वारा भी कैसे स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे हीट स्टरलाइजेशन की बात करूँ, सबसे पहले अपन मोस्ट हीट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ड्राई हीट के बारे में पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन में फिल्टर्स, मेम्ब्रेन फिल्टर्स वगैरह के बारे में अपन देखेंगे कि एक फिजिकल टेक्निक क्या होती है स्टरलाइजेशन की, फिल्ट्रेशन के द्वारा। रेडिएशन में यूवी रेज की बात करेंगे, एक्स रेज की बात करेंगे, गामा की बात करेंगे, इंफ्रारेड की भी अपन बात कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो चलते हैं आगे अपन सबसे पहले हीट स्टरलाइजेशन। अब हीट स्टरलाइजेशन के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ड्राई हीट। अब ड्राई हीट में पहला है रेड हीट, ठीक है। तो फिजिकल में अपन हीट स्टरलाइजेशन में सबसे पहले पढ़ रहे हैं ड्राई हीट के बारे में, और ड्राई हीट में सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन रेड हीट के बारे में, लाल, ठीक है। अब इसका मतलब देखो मोटा मोटा ये बता देता हूँ मैं, ये देख रहे होगी डायग्राम में भी आप, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप नीचे आग जला रखे हो, किसी भी चीज़ को आप गर्म कर रहे हो कोई,
ठीक है ना, किया भी होगा किसी ने, तो वो लाल पड़ जाती हैं, ठीक है ना। उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक वो लाल ना हो जाए, ठीक है। तो ये पारंपरिक वैसा आपने किसी आसपास अपने लोहार को देखा होगा, तो वो वाली वहाँ पे चीज़ आपको जनरली देखने को मिल जाती है, वो तो रोज़ उनके तो डेली लाइफ का हिस्सा है ये चीज़, ठीक है। तो अपन बात करें अब इसमें कि रेड हीट इज इम्पोर्टेंट मेथड इन विच लूप्स फोर्सेप्स नीडल आर प्लेस ऑन फ्लेम एंड बिकम देम रेड, ठीक है। तो लूप्स फोर्सेप्स नीडल वगैरह के लिए यूज में की जाती है और तब तक उसको गर्म किया जाता है तब तक कि वो लाल ना हो जाए, ठीक है। ये भी स्टरलाइजेशन का एक मेथड है, ड्राई हीट के अंदर आता है। बात करें अपन आगे फ्लेमिंग की, सेम वैसी ही प्रक्रिया जैसे रेड हीट में देखी थी अपन ने, लेकिन उसमें लाल होने तक उसको गर्म किया जाता था, इसमें ऐसी कोई वो नहीं है। बात करते हैं फ्लेमिंग में, देखो फ्लेमिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट मेथड। इन दिस मेथड ग्लास स्लाइड और एनी ग्लास इंस्ट्रूमेंट आर प्लेस्ड ऑन फ्लेम बट इट नॉट बिकम रेड, ठीक है ना। तो किसी भी ग्लास इंस्ट्रूमेंट के लिए टेक्निक काम में ली जाती है, लेकिन लाल होने का कोई इंतजार नहीं किया जाता इसमें, ठीक है ना। वो टेक्निक कहलाती है फ्लेमिंग, ठीक है। किसी स्लाइड को आप गर्म करते हुए कभी देखा होगा, ठीक है, देख सकते हो ये वाला रहेगा। बात कर लेते हैं अपन आगे, हम बात करते हैं हॉट एयर ओवन, ड्राई हीट के अंदर ये आता है ये, ठीक है। आपने काम में भी लिया होगा, देखा होगा हॉट एयर ओवन, ये वाली चीज़ दिख रही होगी आपको, कैसा दिखाई देता है। तो हॉट एयर ओवन की बात करें अपन, तो इसमें क्या है, हॉट एयर ओवन इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर स्टरलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो जनरली हॉस्पिटल में काम में ले लिया जाता है इसे स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए। इट इज़ ए टाइप ऑफ ड्राई हीट, ये भी एक प्रकार का ड्राई हीट का ही टाइप है। इसके अंदर क्या किया जाता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी एनीथिंग है ना, ठीक है, किसी भी चीज़ को इसमें रख के ड्राई हीट इसमें प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो इसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। अभी आगे टेम्परेचर के बारे में अपन बात करेंगे, किस टेम्परेचर पर कितने मिनट तक इसको मतलब इसमें कोई भी चीज़ रखी जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर ओवन, ठीक है। तो इसमें 160 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है 2 घंटे के लिए। किसी भी चीज़ को आप 2 घंटे के लिए रखो और उसका टेम्परेचर कर दो 160 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि आप 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, 170 कर रहे हो, तो फिर उसको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 1 घंटे के लिए आप उस हॉट एयर ओवन में आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी चीज़ को आप रखो स्टरलाइजेशन के लिए। यदि टेम्परेचर फिर इंक्रीज कर दिया आपने 180 डिग्री तक कर दिया, तो फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ओनली 30 मिनट में आपको हॉट एयर ओवन स्टरलाइज करके दे देगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थी टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर ओवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम की दृष्टि से। बात करें अपन आगे क्या क्या यूज होते हैं हॉट एयर ओवन के, तो ये वाली चीज़ देख लो आप एक बार। स्टरलाइजेशन इज डिफरेंट ग्लास लाइक एज फ्लास्क पिपेट्स टेस्ट ट्यूब के लिए अपन हॉट एयर ओवन का यूज कर सकते हैं। कुछ भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सीजर्स वगैरह के लिए भी अपन हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सीजर्स फोर्सेप्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। इनके लिए भी अपन हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करूँ मैं आगे कि इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर केमिकल्स सच एज लिक्विड पैराफिन सल्फोनेमाइड पाउडर्स, ठीक है ना। उनके लिए भी अपन हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह से ओवन टेम्परेचर के बेस पे काम करता है कि उसका टेम्परेचर एक फिक्स्ड टेम्परेचर रखो, फिक्स्ड टाइम तक उसके अंदर अपन को ये चीज़ें रखनी पड़ेगी, तो वो स्टरलाइज करके आपको वो दे देगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन आगे इसके प्रिकॉशंस क्या है। ये चीज़ याद रखना कि जब आप हॉट एयर ओवन को काम में ले रहे हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना, आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है। प्रिकॉशंस क्या होते हैं, इट शुड नॉट बी ओवरलोडेड, उसके ओवरलोड मत कर देना, आप ज़बरदस्ती भर रहे हो, ये चीज़ गलत है। जितना सफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट या सफिशिएंट मात्रा में ही उसमें चीज़ें आपको रखनी है, ओवरलोड नहीं करना है। द मटेरियल शुड बी अरेंज इन प्रॉपर मैनर, एक प्रॉपर मैनेजमेंट या प्रॉपर मतलब एक तरीके से उसमें आपको कोई भी मटेरियल रखना है। डिफरेंट टेस्ट ट्यूब फ्लास्क शुड बी फिटेड विथ कॉटन प्लग, यदि आप कोई फ्लास्क टेस्ट ट्यूब वगैरह रख रहे हो तो उसको ओपन माउथ मत रखो, ठीक है ना, उसके मुंह को खुला हुआ मत रखो, उसके अंदर क्या कर दो, कॉटन का प्लग उसमें लगा दो आप। पिपेट्स शुड बी कवर्ड बाई पेपर्स, पिपेट्स होती है उसको पेपर से कवर करके आप रखो उसमें। याद रखना ये वाली चीज़ कि जो रबड़ मटेरियल होता है, रबड़ मटेरियल शुड नॉट प्लेस इन हॉट एयर ओवन, क्योंकि रबड़ तो पिघल जाएगा उसके अंदर। यदि आप रबड़ को रख दिया इस टेम्परेचर पे तो रबड़ को पिघला देगा हॉट एयर ओवन। तो रबड़ जैसे मटेरियल को आप उसमें ना ही रखो तो बेहतर होगा, ना ही रखना चाहिए, ठीक है ना। शुड नॉट प्लेस इन हॉट एयर ओवन।
ठीक है ना। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जिनका आपको ध्यान रखना है हॉट एयर ऑन यूज़ करते टाइम। अब बात करते हैं अपन ड्राई हीट के बाद में मोइस्ट हीट मेथड, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, मोइस्ट हीट मेथड में अपन देखो 3 टाइप से बात करेंगे। एक बात करेंगे अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड को बेस पे रख के, ठीक है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अपन बेस पे रख के बात करने वाले हैं। एक बात करेंगे अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाली टेम्परेचर पे क्या होता है, और एक बात करेंगे अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वाले मेथड अगेन वाले, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मोइस्ट हीट मेथड के बारे में। क्या होता है, क्या करता है ये, इट डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्शन बीइंग प्रायोन्स, ठीक है ना। प्रायोन्स को थोड़ा साइड में रख देना, इस पर कोई काम नहीं करेगा ये। तो इट डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्शन बीइंग प्रायोन्स एंड देयर स्पोर्स अंडर स्टीम प्रेशर, ठीक है ना, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये खत्म करेगा, उनके स्पोर्स को भी खत्म करेगा, क्योंकि स्टरलाइजेशन प्रक्रिया है तो स्पोर्स भी जाएंगे। क्या करेगा, अंडर स्टीम प्रेशर, की उसमें अपन को जो स्टीम होती है, भाप होती है, उसके प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। अब बात करें इसमें पहले टाइप की अपन अबाउ से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अपन ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन ऑटोक्लेव की। ऑटोक्लेव क्या है, ये भी देखा होगा आपने, जो दिख रहा है आपको डायग्राम में, ठीक है ना, ऑटोक्लेव। तो इसमें देखो कि इट इज इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ मोइस्ट हीट, ठीक है ना। क्यों है, बिकॉज इन दिस मेथड स्टीम आर यूज्ड विच हैज अबाउ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है ना। तो जो स्टीम होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रखा जाता है, इसके अंदर उससे ऊपर रखा जाता है, ठीक है। इट इज़ बेस्ट एंड पावरफुल मेथड एज कंपेरिजन ड्राई हीट। आपने देखा होगा कि लोग आग से ज़्यादा भाप से जल जाते हैं। कभी देखना, जो भाप होती है वो डायरेक्टली क्या होती है, जो भाप के ऊपर हाथ रखोगे, अपना हाथ लेके जाएंगे तो उससे अपन को ज़्यादा हॉटनेस फील होगी। कारण क्या होता है कि अब भाप डायरेक्टली अपना गैसियस फॉर्म में होती है भाप, स्टीम, ठीक है ना। तो अब अपने बॉडी के ऊपर तो पोर्ट्स वगैरह, तो पोर्ट्स में डायरेक्टली वो पहुंच पाएगी, अपनी पहुंच बनाएगी, ठीक है ना। तो इट बेस्ट एंड पावरफुल मेथड एज कंपेरिजन टू ड्राई हीट, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करें अपन टेम्परेचर क्या होता है ऑटोक्लेव का, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, और याद रखना इसमें प्रेशर भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। प्रेशर को मेंशन कर रखा है यहाँ पे दोनों में। देखो टेम्परेचर क्या होता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अपन को जो इंस्ट्रूमेंट है ऑटोक्लेव के अंदर 15 मिनट के लिए रखना है, ठीक है ना। 15 मिनट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को ऑटोक्लेव के अंदर रखना है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बात करूँ मैं, यदि टेम्परेचर को बढ़ा देंगे अपन 134 कर देंगे और प्रेशर को कर देंगे 2 atm, तो मात्र इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइजेशन में टाइम लगेगा ओनली 3 मिनट। याद रखना ये चीज़, ठीक है ना। टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने से ओनली 3 मिनट में वो स्टरलाइज करके देगा अपन का ऑटोक्लेव, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। बात करते हैं अपन क्या क्या यूज़ होते हैं ऑटोक्लेव के, उसके बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। बात करूँ ऑटोक्लेव के यूज की, तो इट इज़ यूज्ड टू स्टरलाइज कल्चर मीडिया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट डेंटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, डेंटल इंस्ट्रूमेंट के लिए काम में लिया जाता है, कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करने के लिए भी ऑटोक्लेव का काम में लिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डिफरेंट रबड़ मटेरियल स्टरलाइजेशन, ठीक है ना। किसी भी रबड़ मटेरियल के स्टरलाइजेशन के लिए भी कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है, ऑटोक्लेव, चीज़ याद रखना, ठीक है ना। बात करिए अपना आगे, ऑटोक्लेविंग आर यूज्ड फॉर बायोकेमिकल वेस्ट। जो बायोकेमिकल वेस्ट होता है आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा, तो बायोकेमिकल वेस्ट के लिए भी जो स्टरलाइजेशन के लिए काम में ली जाने वाली टेक्निक कौन सी है, ऑटोक्लेव वाली टेक्निक ही काम में ली जाती है बायो वेस्ट मेडिकल, या कहने का मतलब बायोकेमिकल वेस्ट की स्टरलाइजेशन के लिए। बात करिए अपन, वो हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की बात थी, जिसमें ऑटोक्लेव अपन ने पढ़ा है। अब बात करूँ मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन को देखने को मिलता है बॉइलिंग। आपने देखा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि बॉइलिंग क्या होता है, कि किसी भी मतलब उबालना है अपन को, ठीक है ना, कि किसी भी लिक्विड फॉर्म में उसको उबालते हैं, तब तक उबालते हैं जब तक कि वो वाला पॉइंट, जब तक कि वो स्टीम में चेंज ना हो जाए, ठीक है ना, तब तक उबालते हैं उसको, ये होता है बॉइलिंग। टेंडिलाइजेशन ये देखा होगा। बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बात करूँ मैं, ठीक है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे आपने देखा होगा पास्चुराइजेशन, दूध को गर्म करने की टेक्निक में पास्चुराइजेशन देखा होगा आपने, ठीक है ना। तो ये वाली कुछ टेक्निक्स होती है जो मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में काम में ली जाती है। 100 डिग्री से ऊपर में मैंने ऑटोक्लेव बताया, 100 डिग्री पे मैंने बॉइलिंग और टेंडिलाइजेशन बताया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम के टेम्परेचर पे मैंने एक टेक्निक बताई पास्चुराइजेशन, जो स्टरलाइजेशन में अपन की मदद करती है, ठीक है। बात करें अपन
आगे बात करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है ना, ताकि सभी दोस्तों को आप तक मतलब सभी दोस्तों तक मेरा वीडियो पहुंच पाए, टाइम पे पहुंच पाए। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ज़रूर कर देना। यही एक प्रकार का मोटिवेशन का काम करता है हमारा, हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब के लिए ज़रूर बोलना, ठीक है ना। तो चैनल का नाम अपना आपको पता ही है, मेडिको हेल्प आरजे, ठीक है ना। चलते हैं अपन अगली स्लाइड पे और बात कर लेते हैं अपन रेडिएशन मेथड की, ठीक है। तो रेडिएशन मेथड में क्या होता है, रेडिएशन मेथड में दो प्रकार की रेडिएशंस आपको देखने को मिलेगी। एक तो होती है आयोनाइजिंग और दूसरी होती है नॉन आयोनाइजिंग, ठीक है ना। तो आयोनाइजिंग में कौन कौन सी रेडिएशन आती है, जैसे गामा रेज वगैरह, ठीक है ना, एक्सरे वगैरह आते हैं। और नॉन आयोनाइजिंग की बात करूँ मैं तो उसके अंदर आपने यूवी लाइट्स वगैरह आपने देखी होगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले आयोनाइजिंग रेडिएशंस की। इसके अंदर देखो, ionizing radiations is important method in which different type of radiations are used like as cosmic rays, gamma rays वगैरह, ठीक है ना। गामा रेज, कॉस्मिक रेज वगैरह ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस के ही मेथड होते हैं, इसमें शामिल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मेथड स्टरलाइजेशन के लिए। दिस टाइप ऑफ रेज हैज़ वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि उसको भेदने की क्षमता कितनी है। तो जो गामा रेज, कॉस्मिक रेज होती है, इनमें बहुत ज़्यादा, बहुत उच्च स्तर की पेनिट्रेशन पावर देखने को मिलती है, इसलिए स्टरलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। दिस टाइप ऑफ रे कैन ईजिली डीनेचर्ड डीएनए एंड स्पोर्स। अब पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा अच्छे से भेद सकती है, तो ये क्या करती है, ईजिली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो डीएनए उसको डायरेक्टली किल कर देगी, उसको डीनेचर्ड कर देगी, उसको नष्ट कर देगी और उनके स्पोर्स को भी हटा देगी, मार देगी, ठीक है ना। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड स्टरलाइजेशन, क्योंकि कोई हीट इस्तेमाल नहीं की जा रही। इसमें याद रखना ये चीज़ कि जो रेडिएशन मेथड है उसमें कोल्ड स्टरलाइजेशन भी उसे बोला जाता है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड स्टरलाइजेशन मेथड बिकॉज इन दिस मेथड टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, जो टेम्परेचर दिया गया है उसी पे ये काम कर रही है, कोई टेम्परेचर यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। बात करें अपन कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस के यूज कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं, आयोनाइजेशन रेडिएशन मेथड कहाँ यूज में लिया जाता है। तो गामा रेडिएशन विच इज़ कॉमर्शली अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ कोबाल्ट 16। मार्केट में देखोगे गामा रेडिएशन आपको कोबाल्ट 16 के नाम से जाने मिलेगी, ठीक है ना। तो कॉमर्शियली अवेलेबल होती है कोबाल्ट 16 के नाम से ही है। विच इज़ मेनली यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल आइटम्स, ठीक है ना। जो भी हॉस्पिटल में डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं उसके स्टरलाइजेशन के लिए आयोनाइजिंग रेडिएशन काम मिली जाती है, गामा रेडिएशन काम मिली जाती है। अब डिस्पोजेबल आइटम्स आपने देखे होंगे, जैसे प्लास्टिक जिसे डिस्पोज कर सकते हैं अपन, उसके स्टरलाइजेशन के लिए आयोनाइजिंग रेडिएशन मेथड काम में लिया जाता है। हॉस्पिटल में सिरिंज हुई, कॉटन स्वेब्स हुए, कल्चर प्लेट्स हुई, यूरिन कैथेटर हुए, ठीक है ना, और कैनुलाज हुए, कैनुला जो लगाते हो वो भी स्टरलाइज करके वापस रीयूज किए जा सकते हैं, ठीक है ना। आयोनाइजिंग रेडिएशन मेथड के द्वारा उन्हें स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपको, बिल्कुल सिंपल भाषा में है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अपन क्या क्या आयोनाइजिंग रेडिएशन के मेथड के जो एडवांटेज है, क्या क्या फ़ायदे अपन को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इट इज़ वेरी रैपिड मेथड, बहुत जल्दी काम करेगा, ठीक है ना, रैपिडली। इट इज़ वे हाई पेनिट्रेशन पावर, जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना, भेदने की क्षमता अच्छी होती है इनकी। इट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हीट, टेम्परेचर इज नॉट रिक्वायर्ड, पहले भी बता चुका हूँ, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन, ठीक है ना। कोल्ड स्टरलाइजेशन मेथड भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इज नॉट रिक्वायर्ड, टेम्परेचर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ हीट में ये मेथड काम करता है। अपन बात कर लेते हैं अब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन मेथड। अब ये क्या होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन मेथड, देखो नॉन आयोनाइज्ड रेज होती है, जिसमें बात करूँ मैं, एक तो यूवी रेज, आपको पता होगा ये सूर्य से प्राप्त होती है, ठीक है। तो यूवी रेज के बारे में आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब अभी आप घर पे, आपकी मम्मी या कोई भी घर पे कोई और आपको बोलता होगा कि इस चीज़ को धूप में रख के आ जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो वो भी एक डिकंटामिनेशन का एक तरीका हो सकता है। यूवी लाइट्स होती है, यूवी रेज होती है, वो भी डिकंटामिनेशन करने का काम करती है, एक तरह से स्टेरिलाइजेशन का ही एक मेथड होता है। तो बात कर लेते हैं अपन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन मेथड की। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मेथड, इन दिस मेथड स्पेशल टाइप ऑफ रे आर यूज्ड विच इज़ कॉल्ड यूवी रे, मतलब अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन। अब क्या होता है, यूवी लाइट हैज़ वेवलेंथ 240 to 280 नैनोमीटर, ठीक है ना। इसकी वेवलेंथ याद रखना आप 240 से 280 नैनोमीटर होती है, 280 नैनोमीटर तक होती है,
ठीक है। अब बात करें अपन कि इट कैन डीनेचर्ड बैक्टीरिया डीएनए इन 30 मिनट्स, ठीक है ना, इतनी कैपेबिलिटी होती है इसकी कि 30 मिनट के अंदर अंदर ये क्या करती है, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको डीनेचर्ड कर सकती है, उसको नष्ट कर सकती है। यूवी लाइट रेडिएशन इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ इन्फेक्टेड सरफेस, किसी भी इन्फेक्टेड सरफेस को स्टरलाइज करने के लिए यूवी लाइट का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूवी लाइट अपन मोस्टली सनलाइट से अपन को प्राप्त होती है, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं आगे केमिकल मेथड्स की। फिजिकल मेथड्स मैंने कंप्लीट करवा दिया, जिसमें रेडिएशन मेथड सबसे लास्ट वाला था, जिसमें आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग कैटेगरी में बांट के मैंने रेडिएशन मेथड को भी, स्टरलाइजेशन जो मेथड थे उनको भी कंप्लीट करवा दिया है। अब बात कर लेते हैं अपन केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, ठीक है। अब इनकी बात करूँ मैं, केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, इसके अंदर दो आते हैं। एक तो आता है लिक्विड केमिकल्स होते हैं, एक गैसियस फॉर्म में केमिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लिक्विड में अपन पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में, एल्डिहाइड होते हैं, फिनॉल होते हैं, हेलोजन्स होते हैं, कुछ डाइज वगैरह भी होती है जो स्टरलाइजेशन में अपनी हेल्प करती है। गैसियस फॉर्म में देखूँ मैं फॉर्मेल्डिहाइड, देखो फॉर्मेल्डिहाइड एक प्रकार से एल्डिहाइड ही होता है, इसी का पार्ट है। तो कहने का मतलब एल्डिहाइड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में दोनों ही प्रकार से स्टरलाइज में अपनी मदद करता है। इथाइलिन ऑक्साइड हो सकता है, जिसे ETO के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा हो सकता है, जो कि स्टरलाइजेशन में अपनी भूमिका निभा सकता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले लिक्विड मेथड्स की, जिसमें अपन सबसे पहले देखेंगे एल्कोहल को, ठीक है। तो इसमें देखो लिक्विड में बात करें तो सबसे पहले आता है एल्कोहल। तो इथेनॉल 70%, आइसोप्रोनॉल 70% यूज्ड इन सर्जिकल एंड हाइजेनिक डिसइंफेक्शन ऑफ द स्किन एंड हैंड्स। तो आपने स्पिरिट वगैरह देखी होगी, उसमें भी ये देखने को मिल सकती है कि स्किन और हैंड्स को डिसइंफेक्टेड करने के लिए ये काम में ली जाती है। बात करूँ मैं आगे एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड में देखो ये मेंशन हो रखा है यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, जो गैसियस फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों में यूज में आता है। फॉर्मेल्डिहाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल एजेंट्स फॉर स्टरलाइजेशन सच एज फॉर्मेलिन 35% एंड ग्लूटाल्डिहाइड आर यूज्ड टू डिसइंफेक्शन ऑफ सर्फेसेज एंड ऑब्जेक्ट्स। अब मेनली प्लास्टिक और रबड़ आइटम्स को डिसइंफेक्टेड करने के लिए एल्डिहाइड का काम में लिया जाता है। बात करते हैं अपन आगे हेलोजन्स की। हेलोजन में क्या होता है, क्लोरीन एंड आयोडीन यूज्ड एज एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्शन ऑफ स्किन एंड वुंड्स, यहाँ मतलब घाव के डिसइंफेक्शन के लिए यूज में लिया जाता है। और हेलोजन्स में भी सबसे ज़्यादा कौन सी, क्लोरीन और आयोडीन का यूज यहाँ पर देखने को मिलता है। बात करें अपन आगे फिनॉल्स। फिनॉल्स में क्या है, वाइडली यूज्ड, मतलब थोड़ा बहुत यूज किया जाता है अलग से इसका, डिसइंफेक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स के अंदर, इंस्टीट्यूशनल एंड हाउस होल्ड इन्वायरमेंट। अब क्या क्या इसमें कैटेगरियाँ बांटी गई, जैसे 5% फिनॉल देखने को मिलेगा, 1 से 5% क्रिसोल देखने को मिलेगा, 5% लाइसोल आर कॉमनली यूज किए जाती है इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है, फिनॉल्स में। डाइज की बात करूँ मैं, याद रखने कि स्किन और वुंड के एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लिया जाता है इसे। डाइज का नाम दो याद रख लेना आप, एनिलिन डाइज और एक्रिलिन डाइज यहाँ पे काम में ली जाती है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और कुछ गैसियस फॉर्म में भी काम में लिए जाते हैं केमिकल्स, जो कि स्टेलाइजेशन डिसइंफेक्शन में अपनी मदद करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, माइक्रोबायोलॉजी की दृष्टि से, ठीक है, और यूनिवर्सिटी के इंटरेस्ट की दृष्टि से भी देखिए तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक है। तो आज का वीडियो अपन यहीं पर एंड करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है, और अपने साथी दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर प्रमोट करना, ठीक है। ये एक मोटिवेशन का काम करेगा हमारे लिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ एक नए एपिसोड में। एक लाइक जरूर छोड़ के जाना, अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और जो भी फीडबैक आप देना चाहते हो वीडियो की रिगार्डिंग, ठीक है, वो जरूर छोड़ के जाना। और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर होना चाहिए, यदि आप सजेशन दे सकते हो तो सजेशन आमंत्रित है, कमेंट में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ, एक नए एपिसोड में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार। Yeah.